आज हम न्यूटन की गति का पहला नियम समझेंगे। न्यूटन की गति के पहले नियम को समझने से पहले हम दो वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं। एक गैलीलियो गैलीली, दूसरे हैं आइजैक न्यूटन। गैलीलियो गैलीली वैज्ञानिक ने 17वीं सदी में कई सारी किताबें लिखी और कई सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनमें से एक था कि उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु अगर भूमि के समतल गतिमान होती है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। उन्होंने इस स्टेटमेंट के बाद कोई ज़्यादा सिद्धांत नहीं बताए, लेकिन उनके इस वाक्य के बाद आइजैक न्यूटन ने इस को आगे ले जाया और इसके आधार पे 3 नियम बनाए जो कि न्यूटन की गति के नियम ही कहलाए जाते हैं, और उन्होंने इसको फॉर्मुलेट भी किया। तो उनको हम उनमें से पहला, गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो क्या कहता है गति का ये पहला नियम? गति के पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे कि हम जानते हैं कि वस्तु है, कोई किताब है मेज के ऊपर रखी हुई है तो वो रखी हुई रहेगी, वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। लेकिन गतिमान वस्तु का थोड़ा सा हमको अजीब सा लगता है कि गतिमान वस्तु क्या गतिमान ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल लगाया ना जाए। जैसे लट्टू को घुमा रहे हैं तो लट्टू क्या हमेशा ही घूमता रहेगा? लेकिन वो तो रुक जाता है। तो वो रुक क्यों जाता है? क्योंकि उसके ऊपर बाह्य बल कार्य कर रहा है। कौन सा बाह्य बल कार्य कर रहा है? उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल उसके ऊपर कार्य कर रहा है जो ज़मीन की सतह है और लट्टू की नोक पे कार्य कर रहा है। तो इस तरह से जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, और जो वस्तु गतिमान अवस्था में है वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। वो अपनी उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, और उसको अगर कोई बदलता है तो वो क्या करती है? उसका विरोध करती है। वो परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, तो ये जो विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये वाला गुण क्या कहलाता है? ये जड़त्व का गुण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्शिया। तो जड़त्व का गुण एक गुण हो गया, किसी भी वस्तु का एक गुण हो गया। उस गुण के अनुसार क्या हुआ कि कोई भी वस्तु जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में ही बना रहना चाहती है, उसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहती है। तो इसको इस तरह से और समझ सकते हैं हम। जैसे अपनी आदतों को देखें तो हमारी आदत होती है तो हम अपनी आसानी से अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते। किसी को हमने देखा है सुबह उठ के चाय पीने की आदत है तो चाय पीने की आदत को वो बदलना नहीं चाहता। अगर उसको कभी डॉक्टर ने सजेस्ट भी किया हो कि सुबह उठ के चाय मत पियो, एक्सरसाइज करो या कुछ और काम करने के लिए कहा जाए, तो वो आसानी से अपनी इस आदत को बदलने नहीं चाहता, उसका विरोध करता है। ऐसी बहुत सारी आदतों को हम याद कर सकते हैं जिनको हमको बदलने में परेशानी होती है। हम अपनी आदत के साथ बंधे रहना चाहते हैं। तो ये आदत से बंधे रहना क्या है? हमारे जड़त्व का गुण है, व्यक्तियों की जड़त्व का गुण है। तो समझ में आया जड़त्व का मतलब क्या हुआ? ये वस्तुओं का भी गुण हो गया कि वस्तुओं की प्रकृति हो गई कि वस्तु उसी अवस्था में, अगर वो गतिमान है तो गति की अवस्था में, अगर वो स्थिर है तो स्थिर की अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, और कोई उसमें छेड़खानी नहीं करता, करे तो वो उसका क्या करती है? विरोध करती है। यानी कि उस वस्तु को अगर उसकी अवस्था से बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा। उसके जो जड़त्व का गुण है, जड़त्व की जो उसका विरोध है, उसे अतिरिक्त बल जब हम लगाएंगे तभी हम उसकी अवस्था को बदल सकेंगे, नहीं तो वह उसी अवस्था में ही रहेगी। तो देखो ये जड़त्व किस किस तरह से होता है? ये जड़त्व होता है विराम का, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी। गति का होता है कि गति में है तो गति में ही रहेगी। और दिशा का होता है, अगर उसकी दिशा बार बार बदल रही है तो वो बार बार ही बदलते रहना चाहेगी, वो एक जगह रुकना नहीं चाहेगी। तो इसको एक बार उदाहरण से समझते हैं। विराम अवस्था में देखें, कैरम बोर्ड की गोटियों का उदाहरण है। कैरम बोर्ड में अगर बीच में सब गोटियों को जमा दिया जाए, एक के ऊपर एक रख दिया जाए, और स्ट्राइकर से अगर हम जोर से स्ट्राइक करते हैं तो वो स्ट्राइक किस पे होता है? सबसे नीचे वाली गोटी पे स्ट्राइक करेगा। तो सबसे नीचे वाली गोटी का जो विराम अवस्था में रहने का गुण है, उसका जो जड़त्व है, उसके कारण वो वहीं रुकी रहती है। लेकिन जब जोर से बल लगता है, धक्का लगता है उसको, तो वो
आगे मूव करने लग जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो गोटियां होती है उनके ऊपर तो कोई बल नहीं लगा, तो वो नीचे आ जाती है। ऐसे कैसे उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उनका जड़त्व का गुण उनको वहीं रोके रखता है। इसी तरह से गति की अवस्था, जब बस से उतरने पर हम चलना नहीं शुरू करते तो गिर जाते हैं, क्योंकि बस के अंदर हम चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है वो बस के साथ साथ वो भी गति में है। ठीक है, तो जैसे ही बस से उतरते हैं तो सड़क तो क्या है, रुकी हुई है, लेकिन हमारा शरीर चल रहा है। अगर हम चलती बस से या चलती जीप से अगर उतरें और उतर के अगर हम चलना शुरू नहीं करते, हम ज़मीन के साथ एकदम रुक जाते हैं, तो जो हमारा चलने का जड़त्व का गुण है वो विरोध करता है कि एकदम से रुक गए तो हम गिर जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको धीरे धीरे रोकना पड़ता है, जिससे कि हम गिरे नहीं। तो हमको बस से उतरते ही चलना होता है। तो ये जड़त्व है गति की अवस्था का जड़त्व। दिशा का जड़त्व देखो, कोई पत्थर को गोल गोल घुमाओ तो वो पत्थर जो चारों तरफ घूम रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है, तो वो वृत्त में क्या हो रहा है, उस पत्थर की दिशा बदल रही है, हर बार उसकी दिशा बदल रही है। तो वो दिशा में ही रहना चाहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, पत्थर को अगर हम धागे को छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, एक दिशा में आगे बढ़ जाता है। जो सारा का सारा बल इकट्ठा होता है उस पत्थर के ऊपर, वो एक दिशा में आगे की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से यकायक छोड़ने पर वह एक सीधी रेखा में गतिमान हो जाता है, वो उसी दिशा में बने रहना चाहता है। तो ये है जड़त्व का नियम। तो ये जड़त्व है, जड़त्व 3 तरह का हो गया। अब इस जड़त्व को अगर किसी वस्तु को अपनी स्थिति से बदलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें अतिरिक्त बल लगाएंगे, उतना बल लगाएंगे कि वो जड़त्व से बाहर आ जाए। तो जड़त्व से बाहर आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। लेकिन कितना बल लगाएं कि वो जड़त्व से बाहर आ जाए, तो जड़त्व का मापन भी होना जरूरी है। तो जड़त्व के मापन के लिए हम देखते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व वही है जो द्रव्यमान है। किसी वस्तु का जड़त्व कितना है, जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जड़त्व होगा। यानी कि अगर वस्तु भारी है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, अगर वस्तु हल्की है तो उसका जड़त्व कम होगा। अर्थात द्रव्यमान ही किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। तो हमको अगर जानना है कि वस्तु का जड़त्व कितना है, तो उसका द्रव्यमान जितना होगा उतना ही उसका जड़त्व होगा। द्रव्यमान मतलब उसका वजन, ठीक है, भार जितना है वही उसका जड़त्व का माप है। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, अगर भारी वस्तु है तो उसका जड़त्व अधिक होगा। इसीलिए भारी वस्तुओं को, किसी भी भारी वस्तु को उसकी जगह से हिलाना हो तो हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो किसी भी भारी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान से ही मापा जाता है। तो ये है जड़त्व का गुण। तो इसको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि जड़त्व को हम कैसे कैसे हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं और उसको अब रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। देखो, बस में खड़ा व्यक्ति बस की अचानक गति बढ़ने से पीछे की ओर झुक जाता है। तो बस में खड़ा व्यक्ति, जब बस में व्यक्ति खड़ा हुआ है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखें, बस में खड़ा हुआ है व्यक्ति और बस गतिमान है, बस खड़ी हुई है, बस में खड़ा व्यक्ति, बस भी खड़ी हुई है और अचानक गति बढ़ने से पीछे की ओर झुक जाता है। तो एकदम से अगर ड्राइवर तेजी से बढ़ाता है तो जो उसका शरीर है वो बस के साथ सिंक्रोनाइज हो गया, यानी कि वो भी ठहरा हुआ है। लेकिन जैसे ही गति होती है तो जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो तो बस के साथ कांटेक्ट में है, संपर्क में है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जो हमारा शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है वो उसके संपर्क में नहीं होता, तो वो एकदम से विरोध करता है और वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी तरह से बस में खड़ा व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाता है। जब चलती हुई बस के अंदर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो भी बस के साथ चल रहा है, उसका जो शरीर का मूवमेंट है वो उसके साथ एक हो रखा है, बस की गति के साथ एक हो रखा है, यानी अब वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो उसका जड़त्व कैसा हो गया, गतिमान वाला जड़त्व हो गया, ठीक है, गति का जड़त्व हो गया। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो ब्रेक लगते हैं यानी कि अतिरिक्त बल लग गया, तो बल क्या करेगा, वो अपनी गति का विरोध करेंगे। तो जो नीचे वाला हिस्सा है तो वो तो जड़त्व की वजह से वैसा का वैसा रह जाता है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में वो बल कार्य करता है और व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। बॉल को जब किक लगाते हैं तो उतने ही बल से अगर बड़े पत्थर को किक लगाएं तो वह हिलता भी नहीं है।
ठीक है, बॉल हल्की होगी तो उसको किक लगाने से वो मूव करने लग जाएगी, लेकिन उसी साइज़ के अगर पत्थर को किक लगाएंगे तो वो हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके द्रव्यमान की वजह से। पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा है यानी उसमें जड़त्व भी ज़्यादा है, बॉल में द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम है, इसलिए वो हिलता भी नहीं है। ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितना बल लगाएंगे, अगर उतना ही बल किसी रेलगाड़ी को चलाने के लिए लगाया जाए तो क्या वो चलेगी? वो बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी का वजन ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा हो गया, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो इस तरह से हम जड़त्व के गुण को अलग अलग वस्तुओं में देखते हैं और वो किस तरह से हम उसका काम में लेते आए हैं। हम किसी वस्तु को हिलाना है तो कब बल ज़्यादा लगाना है, कब बल कम लगाना है, ये हम जानते हैं, है ना। लेकिन आज हम ये समझ गए कि उसका रिलेशन द्रव्यमान के साथ किस तरह से है, जड़त्व के साथ किस तरह से है। तो ये कुछ नए नए शब्दों को हमने प्रयोग किया है, इसको आप अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके समझ लें तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ गति के प्रथम नियम को एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बल एक प्रभाव है जो वस्तु के एक समान चाल अथवा विराम की अवस्था को परिवर्तित करता है अथवा परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो जड़त्व को जब बदलना है तो क्या करना है? बल को लगाना पड़ेगा। यह वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, कोई वस्तु गतिमान है तेज गति से तो बल लगाकर हम उसको धीरे कर सकते हैं यानी कि मंदन कर सकते हैं, या फिर उसकी और भी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो बल क्या हो गया? बल परिमाण के साथ साथ दिशा वाली राशि भी हो गई। परिमाण यानी उसका आंकिक मान भी है और साथ साथ उसकी दिशा भी है। इसका मतलब बल क्या हो गया? एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, तो सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा का हमको ज्ञान होता है। तो अब हम कुछ जो सवाल हमको दे रखे हैं टेक्स्ट बुक में उनको समझते हैं। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबड़ की गेंद और उसी आकार के पत्थर का, तो जड़त्व किसका अधिक होगा? उसी आकार के पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। एक साइकिल का और एक रेलगाड़ी का, तो वजन किसका ज़्यादा है? रेलगाड़ी का वजन ज़्यादा है, तो रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। 5 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का, तो कौन भारी है? 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का? 5 रुपये का सिक्का भारी है, तो 5 रुपये का जड़त्व, 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है, जानने का प्रयास करें। इस तरह के जब सवाल, इबारती सवाल हमारे सामने आते हैं तो हमको इनको ध्यान से पढ़ना होता है। इनमें हल बहुत आसानी से निकल जाता है। ज़रूरत किसकी होती है? इनको ध्यान से पढ़ने की। बहुत आसानी से इसका उत्तर, किसी भी इबारती सवालों का उत्तर निकल जाता है, लेकिन हम उसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ? एक फुटबॉल के खिलाड़ी ने बॉल मारी, दूसरे टीम को, अपने ही टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचा दी। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी ने उस गेंद को किक मारकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास किया। अब वो दूसरे खिलाड़ी ने क्या किया है? जहाँ पे गोल होना है वहाँ पे उसको किक लगाता है और विपक्षी टीम का गोलकीपर खड़ा होगा वहाँ पे, विपक्षी टीम के गोलकीपर गेंद को पकड़ता है तो उसने उसको कैच कर लिया यानी कि गोल को नहीं होने दिया, और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है, उसको वापस से उछाल देता है अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर। अब प्रश्न क्या है? इसके साथ ही अपनी टीम को लगा देता है, तो इसमें हमको पता करना है कि गेंद का वेग कितनी बार बदलता है। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या हुआ। एक फुटबॉल के खिलाड़ी ने अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी को दिया, फिर उसने गोलकीपर को दिया, फिर गोलकीपर ने चौथी बार दिया, तो उसका वेग कितनी बार बदला। और इसके साथ ही उस कारक का भी पहचान करें जो कि प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके उत्तर को किस तरह से लिखेंगे हम। जब पहला फुटबॉल खिलाड़ी उसकी टीम के दूसरे खिलाड़ी की ओर किक मारता है तो पहली बार फुटबॉल का वेग बदल गया। ठीक है, फिर तब बल प्रदान करने वाला कारक कौन सा हो गया? जो पहला खिलाड़ी था उसने बल दिया उसको, तो वो अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचा। जब दूसरा खिलाड़ी फुटबॉल को गोल की तरफ किक मारता है तब वेग पुनः बदल जाएगा, और बल कौन प्रदान करने वाला है? दूसरा खिलाड़ी। ठीक है, तीसरी बार जब दूसरी टीम का गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ता है तो वेग 0 हो जाता है, तो इसमें बल किसने लगाया?
गोलकीपर ने लगाया, ठीक है, क्योंकि उसने रोकने का बल लगाया, उसको ऋणात्मक बल लगाया कि उसने बल लगा के उस गतिमान वस्तु को रोक लिया। तो बल लगाने वाला कारक कौन सा हो गया? गोलकीपर हो गया। और चौथी बार क्या हुआ? जब गोलकीपर अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर फुटबॉल को वापस किक लगाता है तो वापस उसका वेग बदला और बल प्रदान करने वाला कारक कौन सा हो गया? चौथी बार भी गोलकीपर ने उस पर बल लगाया। तो इस तरह से 4 बार उसका वेग बदलता है फुटबॉल का। किस किस के द्वारा बदलता है ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे। अगला सवाल है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है। तो ये कुछ भी स्थितियां बदल रही है, किसी भी वस्तु की स्थिति बदलती है तो उसका एक ही कारण होता है जड़त्व। जड़त्व की वजह से वो पत्तियां गिर जाती है। देखो किस तरह से लिखेंगे उत्तर। जब किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखा गति में आ जाती है और पत्तियां विराम अवस्था में होती है। यानी उसमें कौन सा गुण होता है? विराम अवस्था का जड़त्व होता है उसमें, और वैसी ही रहना चाहती है। शाखा के गति में आने पर जिन पत्तियों का जड़त्व कम होगा वो झड़ जाएगी, और जितना बल लगेगा ज़्यादा तो क्या होगा? जो पत्तियों का जड़त्व ज़्यादा होगा वो पत्तियां तो नहीं झड़ेगी। शाखा हिलाने में जो बल का प्रयोग कर रहे हैं ना, उससे अगर पत्तियों का जड़त्व ज़्यादा होगा तो वो पत्तियां तो नहीं झड़ती, और जिनका जड़त्व कम होता है वो पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती है। अगला है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं। क्यों? दोनों का एक ही कारण है। गतिशील बस के अंदर हम भी गतिशील हो जाते हैं तो हमारा कौन सा जड़त्व हो जाता है? गति की अवस्था का जड़त्व हो जाता है। और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो जब हम विराम अवस्था में होते हैं तब हमारा कौन सा जड़त्व होता है? विराम अवस्था का जड़त्व हो जाता है। तो दोनों में जब जड़त्व का विरोध होता है तो जो विरोध को नहीं सहन कर पाता, ऊपर का शरीर जो हमारा विरोध को सहन नहीं कर पाता, तो वो उसके साथ हिल जाता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? गतिशील बस के साथ हमारा शरीर भी गतिशील होता है और यह गति की अवस्था का जड़त्व है, ठीक है। जड़त्व शब्द का इस्तेमाल हमको ज़रूर करना है उत्तर लिखते समय। जैसे ही बस पर ब्रेक लगते हैं तो शरीर का नीचे वाला हिस्सा जो सीट के संपर्क में है वह बस के रुकते ही विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा जड़त्व का विरोध करते हुए आगे की ओर झुक जाता है। इसलिए ब्रेक लगते ही हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और जब विराम अवस्था में बस अचानक गतिशील होती है तब क्या होता है? देखो, हम ऐसा सब कुछ अनुभव करते आए हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हम समझ नहीं पाते हैं। अब जब हमने बल के प्रभाव को समझ लिया है तो हम समझ पाएंगे कि ये सब घटनाएं हमारे साथ होती है और आसानी से हो जाती है। हम झेल भी लेते हैं, हम समझ भी जाते हैं, हम तैयार भी रहते हैं कि अब झटका लगेगा, हम ऐसे हो जाएंगे, तो हम तैयार रहते हैं उस झटके के लिए भी, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। तो अब हम समझ पाएंगे कि ये जड़त्व के कारण हो रहा है और बल कहाँ से लग रहा है ये भी हम समझ पाएंगे। तो जब विराम अवस्था से बस अचानक गतिशील होती है तब हम विराम अवस्था के जड़त्व में होते हैं और बदलाव का विरोध करते हैं। इसलिए शरीर का नीचे वाला हिस्सा जो बस के साथ गति करने लगता है और शरीर के ऊपर वाला हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। तो इस तरह से हमने न्यूटन की गति का पहला नियम समझा। अगले वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम, वो हमें क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है, कौन से उदाहरणों के साथ समझा रहा है। थैंक यू।